in which we studied previously what is the ingredient of cement, सीमेंट के क्या इंग्रेडिएंट है उसको पढ़ा था। फिर हमने ये देखा था कि वॉक्स कंपाउंड क्या होते हैं, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ वॉक्स कंपाउंड होते हैं, कैसे बनते हैं, और उसका कंपैरेटिव स्टडी किया था। अब जो टॉपिक है वो देखते हैं थोड़ा बहुत। जो टॉपिक है वो आगे की तरफ ले चलते हैं और इसमें थोड़ा सा पढ़ते हैं कि बाइंडिंग कैपेसिटी की अगर बात करें तो सारे बॉक्स कंपाउंड में अगर बाइंडिंग कैपेसिटी की बात करें तो बॉक्स कंपाउंड की बाइंडिंग कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बाइंडिंग कैपेसिटी निकल के आती है C3S की निकल के आती है, देन आफ्टर C2S की निकल के आती है, देन आफ्टर C3A की आती है, और देन C4AF की आती है। ये तो पढ़ लिया है हमने। अच्छा, रेट ऑफ हाइड्रेशन की अगर बात करें तो सबसे जल्दी रेट ऑफ हाइड्रेशन किसका होता है, C4A5, 24 घंटा के अंदर में हो जाता है। दूसरा क्या हो गया C3A, ये भी 24 घंटा के अंदर में होता है। देन आफ्टर C3S, इसका 7 से लेके 14 दिन के अंदर में आता है। देन आफ्टर C2S, इसका जो है 1 साल के आसपास हाइड्रेशन होता है। तो ये रेट ऑफ हाइड्रेशन का क्रम हो गया, सबसे ज़्यादा से लेके सबसे लोएस्ट तक का। सबसे लोएस्ट जो होता है C2S के लिए होता है, इसीलिए ये प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए जरूरी होता है। प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए हम लोग C2S को कंसीडर करते हैं। ठीक, अब जो है आगे पढ़ते हैं। जो ये चीज़ है, ये लीचिंग के दौरान जो होता है वो निकलता है। लीचिंग हमने पढ़ लिया है कि जब ये वाले रिएक्शन में हमने पढ़ा है लीचिंग। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। लीचिंग की अगर बात करें तो ये चीज़ जो C2S रिएक्ट कर रहा है H2O से और जो यील्ड कर रहा है, देन आफ्टर जेल जो बना रहा है, और इस जेल के बाद जो ये रिलीज हो रहा है CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ लीचिंग। तो इसके क्या क्या इफेक्ट हैं उसको देख लेते हैं। लीचिंग के क्या इफेक्ट हैं इसको पढ़ लेते हैं। अगर बात करें तो सबसे पहला इफेक्ट क्या है कि CaOH का होल ट्वाइस इज सॉल्युबल इन वाटर एंड लीच आउट मेकिंग कंक्रीट पोरस। ठीक है, क्या होता है कि ये सॉल्युबल इन वाटर होता है। जैसे कि अगर बात करें तो जैसे कोई कंक्रीट है, ठीक, इसमें क्या है, इसके पोर्स से जब CaOH का होल ट्वाइस जब निकलेगा तो बीच में क्या छोड़ देगा, पोर्स छोड़ देगा, और ये पोर्स जो छोड़ देता है तो क्या हो जाता है, कंक्रीट हमारा पोरस हो जाता है। इसलिए क्या होता है, ये ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट कर देता है, क्योंकि जो कंक्रीट पोरस हो जाता है उसके अंदर वाटर घुस सकता है और तरह तरह के केमिकल्स रिएक्शन हो सकते हैं, घुस सकते हैं। इस वजह से ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट करता है। तो CaOH का होल ट्वाइस जो लीचिंग प्रोसेस है वो ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट करता है। ये समझ में आ गया। दूसरा लाइन क्या कह रहा है, CaOH का होल ट्वाइस ऑल्सो रिएक्ट विथ सल्फेट प्रेजेंट इन वाटर और सॉइल एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ CaSO4 which further reduces the durability of cement। तो ये भी बात याद रखना है कि CaOH का होल ट्वाइस जो लीचिंग से निकल रहा है वो सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेता है और CaSO4 बना लेता है, जो बाद में चलकर ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट करता है। अच्छा, तीसरा बात क्या है कि CaOH का होल ट्वाइस जो होता है वो pH ऑफ कंक्रीट को ज़्यादा कर देता है, क्योंकि ये क्या है, ये बेस है तो pH को क्या करता है, बढ़ा देता है। और pH बढ़ जाने के कारण रेजिस्टेंस जो है कोरिजन के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो ये इसका एक फायदा निकल के आ रहा है कि CaOH का होल ट्वाइस जो है वो pH ऑफ कंक्रीट को ज़्यादा कर दे रहा है, जिसके कारण कोरिजन के प्रोसेस में कमी आ जा रही है। तो ये रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है लीचिंग।
तो ये कुछ फायदे हो गए और कुछ डिसएडवांटेजेस हो गए। लीचिंग CaOH का होल ट्वाइस 20 से 25% इन OPC रिलीज होता है लीचिंग, ठीक है, ये याद रखने वाली बात है। इसलिए क्या करते हैं कि C3H को रिड्यूस करते हैं और C2H को इंक्रीज कर देते हैं कि लीचिंग कम हो, इन हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर लीचिंग कम हो। क्यों? क्योंकि इसमें कितने मोल हैं, CaO के कितने मोल हैं, 3 मोल, और यहाँ CaO के कितने मोल हैं, 2 मोल। तो इसमें लीचिंग ज़्यादा होती है, इसमें लीचिंग कम होती है। इसलिए बड़े बड़े स्ट्रक्चर में, और जितनी ज़्यादा लीचिंग होगी उतना कंक्रीट पोरस छूट जाएगा। तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे डैम स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें C2H को बढ़ा दिया जाता है क्योंकि कंक्रीट जो है वो पोरस ना छूट जाए। पोरस छूटने से ड्यूरेबिलिटी की इफेक्ट आ जाती है, इस वजह से C2H बढ़ा दिया जाता है बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में, ठीक। तो ये यहाँ से याद रहेगा हमें। तो ये कंपैरेटिव स्टडी हो गई सारे बॉक्स कंपाउंड की। अच्छा, जो बॉक्स कंपाउंड के कंपैरेटिव स्टडी हो गई। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात कर लेते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात कर लेते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात अगर करें तो हीट ऑफ हाइड्रेशन की बात करें तो ये C3A तीन दिन में कितना देता है, 210। 3 दिन में 210, और ये कितना में है, कैलोरी पर ग्राम में है, कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, कैलोरी पर ग्राम, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 ग्राम C3A के हाइड्रेशन में कितनी एनर्जी निकलती है, 210 कैलोरी। तो ये हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गया। 3 डे में हो गया। ये 90 डे में कितना होता है, 90 डे लगभग 3 महीने में 310, और ये कितना होता है 70, और ये 100, और 60 10। तो इस तरह से हीट ऑफ हाइड्रेशन हो गया। पानी कितनी रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सबसे ज़्यादा वाटर किस में लगता है, सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन में C3H के हाइड्रेशन में सबसे ज़्यादा वाटर का कंजम्पशन है। देखिए C3H जो है वो लगभग बाई वेट है, परसेंटेज बाई वेट, ठीक। तो कितना है, 24, लगभग 24 है। उसके बाद C2H के हाइड्रेशन में पानी कितना लगता है, लगभग 21% बाई वेट ऑफ सीमेंट, और ये सब में लगभग इक्वल है। C3A और C4A5 में AF में ये इक्वल है, 20-20 है। तो इस तरह से हम देख लिए कि हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है वो सबसे ज़्यादा C3A में है, लेकिन सबसे ज़्यादा पानी का कंजम्पशन जो है वो C3H में है। तो ये सब थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी है। इसको देखने के बाद, इस ग्राफ को देखने के बाद ये चीज़ समझ में आ जाती है हमें कि हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है सबसे ज़्यादा किस में है, C3A। ये कहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं। हीट ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किस में है, C3A में। उसके बाद किस में है, C3S, उसके बाद C3S, उसके बाद C4AF, और उसके बाद C2S। तो ये जो है एक जो है क्रम में दर्शा दिया गया है कि किसमें हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा निकल के आ रही है। दूसरा हो गया वाटर रिक्वायरमेंट फॉर द हाइड्रेशन। इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ था, C3H में। कितना था, लगभग 24%, और उसके बाद किस में था, C2S में 21%। यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है। C3H में सबसे ज़्यादा, फिर C2S में 21%, और ये दोनों में लगभग इक्वल है, 20% के आसपास है, नहीं। तो ये वाला चीज़ याद रखना है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन किस में ज़्यादा हो गया, और वाटर रिक्वायर्ड फॉर द हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा किस में होगा। ये क्रम को याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन बना के एग्जाम में पूछ लेता है, इसलिए नेसेसरी चीज़ है, इसको याद रखेंगे। आप इस कॉलम को मोटा मोटी याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब अगर बात करें तो ये चीज डाटा कुछ दिया गया है, ओपीसी के लिए कुछ डाटा दिया गया है। ओपीसी के लिए हीट ऑफ हाइड्रेशन जो है कितना है, हीट ऑफ हाइड्रेशन कितना दिया हुआ है, 89 से
कैलोरी पर ग्राम है। एट द एज ऑफ 28 डेज एंड 90 से 7 डेज पे कितना दिया हुआ है 89 से लेके 90 तक, और 28 डेज पे कितना दिया है 90 से लेके 100 कैलोरी पर ग्राम। ये कैसे निकालते हैं? तो ये ऐसे निकालते हैं, जैसे हमें क्या मालूम है, हीट ऑफ हाइड्रेशन निकालना है। हीट ऑफ हाइड्रेशन निकालना है, ठीक है। हीट ऑफ हाइड्रेशन निकालना है फॉर ओपीसी के लिए निकालना है। तो क्या करेंगे, परसेंटेज वेट ऑफ C2S इंटू हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ C2S, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ C2S। ऐसे ही क्या करेंगे, इसके बाद ऐड कर देंगे क्या, परसेंटेज वेट ऑफ C3S, और उसके बाद क्या ऐड कर देंगे, हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ C3S। इसी तरह दो और बॉक्स कंपाउंड है, उसको भी ऐड कर देंगे। तो ये क्या निकल जाएगा, हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ OPC निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। तो ये चीज हो गया। इसी तरह वाटर का भी रिक्वायरमेंट निकाल सकते हैं कि वाटर कितना रिक्वायर्ड हुआ, उसके लिए वेट ऑफ C2S लिख देंगे, और इसके लिए कितना परसेंटेज वाटर की रिक्वायरमेंट है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चीज निकल के आ जाएगा। तो ये हीट ऑफ हाइड्रेशन भी निकाल सकते हैं और वाटर कितना रिक्वायर्ड है वो भी निकाल सकते हैं। ये तो जनरली याद रहेगा कि हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ OPC कैसे निकालते हैं। ये ऐसे निकालते हैं कि वेट ऑफ बॉक्स कंपाउंड, वेट ऑफ रिलेटिव बॉक्स कंपाउंड, देन मल्टीप्लाई ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ दैट करस्पॉन्डिंग बॉक्स कंपाउंड। तो बॉक्स कंपाउंड का परसेंटेज वेट लिख दिया और उसका करस्पॉन्डिंग हाइड्रेशन लिख दिया, और उसको मल्टीप्लाई करके सारे को सम कर लिया। 4 तरह के बॉक्स कंपाउंड है, चारों को सम कर लिया तो हीट ऑफ हाइड्रेशन निकाल लिए। इसी फंडा को अप्लाई कर देंगे हीट अमाउंट ऑफ वाटर निकालने के लिए। अच्छा, अगर बात करें तो डाटा जो है कुछ याद करने वाली है, जैसे कि ये चीज है क्या, 23% वाटर जो है वो रिक्वायर्ड होती है कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ OPC, ठीक। लेकिन ये 23 तो होती है, साथ में ये 15% और ऐड हो जाती है। ये वाटर जो है इंट्रैप्ट हो जाते हैं वॉइड पार्टिकल में, और ये हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये वाटर हाइड्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये जैसे ही हम पानी डालते हैं, पहला 15% कहाँ ट्रैप्ड हो जाता है, ये जो होता है मॉलिक्यूल्स में ट्रैप्ड हो जाता है, उसके सरफेस पे ट्रैप्ड हो जाता है। और 23% पानी तो रिक्वायर्ड है हाइड्रेशन के लिए, और 15% ये एक्स्ट्रा हो गया, तो कुल मिला के कितना हो गया, ये 28% जो है, 28% वाटर बाय वेट जो है वो रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए, ठीक। तो हाइड्रेशन के लिए तो 23 जरूरी है, हाइड्रेशन के लिए तो 23 जरूरी है, लेकिन ये 15% एक्स्ट्रा लग रहा है, तो इसके वजह से ये 28% हो जा रहा है, ठीक। तो अच्छा, ये हो गया। अब इसमें देख लेते हैं तरह तरह के, कितने तरह के वाटर होते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे कंबाइंड वाटर हो गया, नहीं तो ये कंबाइंड वाटर हो गया, ये 23% हो गया। वो वाटर है जो कि रिएक्ट कर रहा है हाइड्रेशन प्रोसेस में, ठीक है। दूसरा होता है जेल वाटर। ये जेल वाटर कौन सा हो गया, ये 15% हो गया, जो कि इंट्रैप्ट होता है सरफेस ऑफ द सीमेंट पे, जो सरफेस ऑफ द सीमेंट पे इंट्रैप्ट हो जाता है। तो ये कितना हो गया, 23 + 15, ये तो सरफेस पे इंट्रैप्ट हो गया नहीं, और ये हाइड्रेशन में चला गया, तो ये हो गया 38%। इससे एक्स्ट्रा वाटर जो पोर्स में मौजूद होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। ये चीज होता है कैपिलरी वाटर हो गया, जैसे ये देख लेते हैं, जैसे ये चीज, जैसे कैपिलरी वाटर हो गया, नहीं तो ये कैपिलरी वाटर क्या हो गया कि जो पोर्स में 23 + 15%, नहीं ये हो गया, ये जेल हो गया, जेल वाटर हो गया, और ये इसके अलावा जो एक्स्ट्रा हो गया
उसको क्या बोल रहे हैं? कैपिलरी। कैपिलरी वाटर हो गया नहीं। तो ये एक्स्ट्रा जो वाटर है जो पोर्स में मौजूद है, जो इवोपोरेट हो जाते हैं, वो होते हैं। ठीक, तो ये तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर गया, ये 15% इंट्रैप्ट हो गया, और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा पोर्स में मौजूद है उसको कैपिलरी वाटर बोलते हैं। तो ये चीज याद रखना है। तो क्वेश्चन भी आएगा, क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। विच इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर परसेंटेज बाई वेट फॉर कंप्लीट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ ओपीसी। तो कौन सा आंसर होगा इसे? दिस वन इज द आंसर। नहीं, 20 से 25% जो है पानी जो है रिक्वायर होती है। 23 डिग्री चाहिए कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए, 20 से 25% के बीच में। अच्छा, 15% तो चला जाता है, लेकिन कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए कितना रिक्वायर्ड है? वो कितना है? 23%। तो 20 से 25 के रेंज में आ जाएगा नहीं। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ ये चीज याद कर लेते हैं, नहीं कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जिसको देख लेते हैं। कोई चीज छूटा नहीं आपका। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है उसको देख लेते हैं। जैसे कुछ कंपैरिजन है, नहीं उसको देख लेते हैं हम लोग। जैसे क्या बोल रहा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट कितना होता है? 3.15। इसको देख लेते हैं ये क्या होता है। जैसे क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सीमेंट सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड। ठीक है ना, इसको ये जी हो गया ना, जी, इसको किससे डिवाइड कर दिया? रो ऑफ वाटर से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो गया? जी हो गया। ये क्या लिखा हुआ है? वेट ऑफ सीमेंट सॉलिड। जो सीमेंट सॉलिड का वेट है उसको किससे डिवाइड कर रखा है हमने? वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड। और फिर इस सब को किससे डिवाइड कर दिया है? डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो वो क्या निकल के आ जाएगा? जी। तो ये कितना होता है? 3.15। और ये क्या लिखा हुआ है? मास डेंसिटी ग्रेविटी ऑफ द सीमेंट इज 1.5। ये कितना होता है? ये कितना होता है? वेट ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। तो ये कितना हो गया? वेट ऑफ सीमेंट कितना हो गया? वेट ऑफ सीमेंट सॉलिड प्लस वेट ऑफ एयर हो गया, डिवाइडेड बाय कितना हो गया? वॉल्यूम ऑफ सीमेंट लिखना है, तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया। नहीं, तो वेट तो एयर का 0 मान लेते हैं, बट ये वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो 0 नहीं होगा। तो ये मिला के मतलब यहाँ पे कितना है बाबू? यहाँ पे है वॉल्यूम ऑफ और रो जी तो रहेगा गामा जी, गामा ऑफ वाटर। ठीक है, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे क्या आ रहा है बाबू? यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड आ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर भी आ रहा है। तो ये टर्म क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और ये इसको कम कर देगा। 3 से 5 से कितना कर देता है? आधा कर देता है। नहीं, आधा से भी कम कर दिया है, 1.5। तो आपको मालूम चल गया मास ग्रेविटी में क्या अंतर है और स्पेसिफिक ग्रेविटी में क्या होता है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? वेट ऑफ सीमेंट सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वेट ऑफ सीमेंट सॉलिड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल सीमेंट, वॉल्यूम ऑफ टोटल सीमेंट आ जाएगा। नहीं, तो ये चीज याद रखना है। ठीक, अच्छा, ये 2 चीज हो गया। ये याद रखना है कि मास ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट कितना होता है? 50 kg। जेन्युइन है, जेन्युइन डाटा है, याद रखना है इसको। वॉल्यूम ऑफ 1 बैग कितना होता है? 34.7 लीटर होता है। ठीक है, साइज ऑफ सीमेंट बैग कितना होता है? तो साइज ऑफ सीमेंट बैग ऐसे अगर देखा जाए, नहीं ऐसे देखें तो ये कितना हो गया? 0.3 मीटर स्क्वायर, और ये जो हाइट दिया हुआ है 0.1 मीटर दिया हुआ है। नहीं, तो ये बैग का साइज भी दिया हुआ है। याद रखेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉमनली अवेलेबल ऑर्डिनरी पोर्टलैंड कितना होता है, और ये राइट आंसर। नहीं, तो ये डाटा है, थोड़ा बहुत याद रखना है। नहीं, और वाटर सीमेंट रेशियो कितना दिया है? 0.5। तो ये थोड़ा याद रखना है। इसमें 2 चीज इंपॉर्टेंट टॉपिक था। स्पेसिफिक ग्रेविटी किसे कहते हैं और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी किसे कहते हैं। तो इसको हमने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड लेते हैं, और यहाँ पे क्या लिखते हैं? वॉल्यूम ऑफ सीमेंट लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सीमेंट में क्या क्या मौजूद है? वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर।
वॉल्यूम ऑफ एयर। जैसे ऐसे देख लेते हैं इसको, नहीं जैसे ये हो गया, इसमें सीमेंट के पार्टिकल तो हैं, सीमेंट के पार्टिकल हैं, और इसमें क्या है, एयर का भी वॉल्यूम है। तो ये क्या है, इसके वॉल्यूम में, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट में क्या क्या है, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट सॉलिड है प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर है, नहीं। तो ये दोनों चीज है। यहाँ पे क्या लेते हैं, सीमेंट सॉलिड लेते हैं, यहाँ पे सीमेंट सॉलिड लेते हैं और यहाँ पे सीमेंट लेते हैं, ठीक। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, और आगे देखते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट कैसे किया जाता है, ठीक। सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है। तो सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 3 प्रोसेस है, ऑपरेशन है, 3 ऑपरेशन है। सबसे पहला ऑपरेशन है मिक्सिंग ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट है, नहीं, मिक्सिंग ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट मतलब हम लोग जो भी सीमेंट के इंग्रेडिएंट हैं, जैसे आर्सिलियस कंपाउंड, कैल्शियस कंपाउंड, इन दोनों कंपाउंड को आपस में मिक्स करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर बर्निंग होता है, बर्निंग की प्रोसेस होती है, क्लिंकरिंग टेम्परेचर तक उसको बर्न करते हैं। देन आफ्टर ग्राइंडिंग, उसको पीसने का काम किया जाता है, तो सीमेंट का प्रोडक्शन होता है। तो सीमेंट बनाने में ये 3 ऑपरेशन से चीज़ों को होकर गुजरनी पड़ती है। एक तो मिक्सिंग ऑफ रॉ इंग्रेडिएंट हो गया, दूसरा का बर्निंग हो गया, तीसरा का जो है ग्राइंडिंग हो गया। और कितने तरह के प्रोसेस होते हैं बनाने के लिए, वो जो हमारे प्रोसेस होते हैं 2 तरह के प्रोसेस होते हैं बाबू। एक तो ड्राई प्रोसेस होते हैं और दूसरा है एक वेट प्रोसेस होता है, नहीं। तो ये ड्राई प्रोसेस हो गया और एक हो गया वेट प्रोसेस, ठीक। अच्छा, टाइम कितना हो गया, 8 इसमें 22 मिनट, ठीक है। तो अब जो है ड्राई प्रोसेस को पढ़ लेते हैं। ड्राई प्रोसेस क्या होता है, ठीक, पढ़ लेते हैं इसको टोटल। ड्राई प्रोसेस को पढ़ लेते हैं। ड्राई प्रोसेस क्या होता है, और नीचे करें, बस ऊपर वाला नहीं दिख रहा। ड्राई प्रोसेस को थोड़ा सा देख लेते हैं। ड्राई प्रोसेस क्या होता है, तो यह जो प्रोसेस होता है वही 3 ऑपरेशन से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ इंग्रेडिएंट, देन आफ्टर बर्निंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स, मिक्स इंग्रेडिएंट, देन आफ्टर ग्राइंडिंग ऑफ द वर्क्स कंपाउंड। तो ये चीज को देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि क्या है कि 2 तरह के बोर्डली डिवाइड होते हैं। ये तो हमने पढ़ा है कि बोर्डली कितने तरह से डिवाइड हो गए हैं। सीमेंट जो है, सीमेंट कितने तरह से डिवाइड हो गया है, एक कैल्शियस मटेरियल हो गया, दूसरा आर्सिलियस मटेरियल हो गया, नहीं। तो ये हमारे मटेरियल हो गए। तो ये मटेरियल जो होते हैं वो लम्प फॉर्म में मौजूद होते हैं, लम्प के फॉर्म में, मतलब स्टोन के फॉर्म में मौजूद होते हैं। इनको क्रशिंग का काम किया जाता है अप टू 25 mm, ठीक है ना। तो इतना साइज तक इसको क्रश करने का काम किया जाता है। तो आर्सिलियस मटेरियल और कैल्शियस मटेरियल दोनों को उठाया, दोनों को क्रश किया अप टू 25 mm, ठीक। इसके बाद इसको क्या किया जाता है, ये जो है क्रशिंग करने के बाद जो आता है इसको और छोटा पीसा जाता है, फाइन ग्राइंडिंग की जाती है। कहाँ की जाती है, बॉल मिल्स में की जाती है और ट्यूब मिल्स में की जाती है। अच्छा, इसका भी ये मटेरियल है आर्सिलियस मटेरियल, इसका भी ग्राइंडिंग की जाती है बॉल मिल्स में और ट्यूब मिल्स में की जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या हो गया, स्टोरेज। स्टोरेज की क्यों जरूरत हो गई, क्योंकि यहाँ जो इनपुट है, इनपुट, और यहाँ से जो आउटपुट निकल रहा है, नहीं, यहाँ से जो आउटपुट, यहाँ से आउटपुट जो कर रहा है, आउटपुट उसका रेट जो है, जब इनपुट और आउटपुट का रेट, इनपुट और आउटपुट का रेट इक्वल नहीं होता है तो स्टोरेज बेसिन की जरूरत पड़ती है।
नहीं, मान लीजिए कि इनपुट कितना हो रहा है 10 और निकल कितना रहा है 8, तो आपको 2 को क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज बेसिन में क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। नहीं, तो यहाँ भी स्टोरेज बेसिन की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से जो निकलने वाला है उसको कंप्लीट इसमें नहीं डाल दिया जा रहा है, इसका कुछ हिस्सा डाला जा रहा है, तो यहाँ स्टोरेज बेसिन लगा दिया। ठीक, इसको यहाँ से डिफरेंट प्रोपोर्शन में मिक्स किया। नहीं, तो मिक्सिंग इन करेक्ट प्रोपोर्शन, ये पहला ऑपरेशन हो गया हमारा, नहीं, मिक्स करने का जो पहला ऑपरेशन था। अच्छा, इसको अभी छोड़ देते हैं, प्री हीटिंग को छोड़ देते हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाया। ठीक, इसको आगे बढ़ाया, स्टोरेज टैंक में फिर जरूरत हो गया। ठीक, रॉ मिक्स को डाल दिया, इसके बाद इसको फीड कर दिया रोटेटरी में। रोटेटरी में फीड किस लिए किया, बर्निंग के लिए, बर्निंग के लिए फीड किया है। यहाँ पे क्या है बाबू, फ्यूल है, फ्यूल फीड फ्रॉम लोअर इन कोल, ऑयल और नेचुरल गैस, ये यहाँ पे बर्निंग के लिए डाला गया। अच्छा, इससे जो गैस निकलता है, इससे जो गैस निकलता है, इससे जो गैस निकलता है, इसका यूज कर लेते हैं हम प्री हीटिंग में। नहीं, जैसे यहाँ पे मिक्स किया, यहाँ पे मिक्स किया और यहाँ जो मटेरियल आया उसको इससे जो गैस, ये प्रोसेस से जो गैस निकल रहा है इसको यहाँ भेज के प्री हीट कर लिया। मतलब यहाँ पे कितना डिग्री पर बात चल रही है, यहाँ पे 1400 डिग्री से लेके 1600 डिग्री तक टेम्परेचर है। ये फीड टू रोटेटरी क्लीन में कितना टेम्परेचर है, 1400 से लेके 1600। तो यहाँ से जो गैस निकल रहा है इसका यूज कहाँ कर लिया, यहाँ यूज कर लिया, इसको 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचाने में। तो हमारा क्या हो गया, फायदा हो गया। फायदा कैसे हो गया, क्योंकि देखो प्री हीटिंग का फायदा क्या हो गया, यहाँ पे अगर ये प्री हीटिंग नहीं करते तो यहाँ 0 डिग्री टेम्परेचर से लेके कितना तक ले जाना पड़ता, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाना पड़ता। लेकिन आपने इस गैस का यूज करके 1800 तक तो पहले पहुंचा, 800 तक पहले पहुंचा दिया। तो अब ये 800 से लेके 800 सेंटीग्रेड से लेके कहाँ तक ले जाना पड़ रहा है, 1400 तक। तो ये 0 से ना ले जाके आपको कहाँ से ले जाना पड़ रहा है, 800 से ले जा रहा है। तो थोड़ा फायदा निकल के आ गया हमें, क्योंकि इसी गैस का यूज कर लिया। तो इसमें तो ज्यादा एनर्जी लगेगा ना, 0 से लेके 1400 तक पहुंचाने में ज्यादा एनर्जी लगेगा एज कंपेयर टू 800 से लेके 1400 तक। इसलिए इसमें से जो गैस निकलता है उसको बर्बाद नहीं छोड़ते हैं, इस जो मिक्सिंग के बाद जो मटेरियल मिलता है वहां डाल देते हैं, इसको प्री हीट कर देता है और फिर ये वापस ला देता है। और इस टेम्परेचर पे क्या होता है, 1400 लेके 1600 में सीमेंट के क्लिंकर्स फॉर्म होते हैं। नहीं, ये क्लिंकर्स फॉर्म हो गए हमारे, क्लिंकर्स फॉर्म हो गए, ये क्लिंकर्स फॉर्म होते हैं। और ये क्लिंकर्स क्या होते हैं, क्लिंकर्स आर ग्राउंड इन ग्राउंड नहीं है, ये ग्राइंड है। कहाँ, बॉल मिल में फिर से इसकी ग्राइंडिंग की जाती है और सीमेंट से इनको सॉइल्स जो मिलते हैं उसको फाइनली पैकेजिंग करके भेज दिया जाता है। तो ये चीज हो गया। नहीं, तो ये तीसरा ऑपरेशन हो गया हमारा, तीसरा ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन कौन था बाबू, दूसरा ऑपरेशन ये था बर्निंग का, पहला ऑपरेशन ये इंटरमिक्सिंग हो गया, ये बर्निंग हो गया, और तीसरा क्या हो गया बाबू, तीसरा हो गया ग्राइंडिंग ऑफ क्लिंकर्स। तो तीनों ऑपरेशन दिख गए हमें, और हमें ये भी मालूम चल गया कि प्री हीटिंग का कंसेप्ट क्यों आ रहा है। तो इस हिसाब से ये कौन सा मेथड हो गया बाबू, ड्राई हो गया। ड्राई क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ जो ट्यूब मिल्स अभी मालूम चल जाएगा, जब वेट वाला पढ़ेंगे तो ड्राई खुद समझ में आ जाएगा, सॉरी जब वेट वाला पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि उसको वेट क्यों बोलते हैं, इसको ड्राई क्यों बोलते हैं। तो दिस इज ओके टू ऑल, सब कुछ समझ में आ गया। अब आगे बढ़, अच्छा एक चीज छूट गया कि हमने बताया था कि हम लोग सॉइल में जिप्सम को अलग से ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए। वो आगे देखेंगे कि इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है, उसको इंक्रीज क्यों किया जाता है। इनिशियल सेटिंग टाइम को इंक्रीज करने के लिए कितना आता है, ये 2 से 3% तक जिप्सम कहाँ ऐड होता है, क्लिंकर्स जहां फॉर्म हुए हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है बाबू, 1400 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये क्या होता है, CaSO4.2H2O
ओ। हमने क्या बताया था बाबू कि जब जिप्सम को डालते हैं इसमें 1400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, ये क्या जाता है, उड़ जाता है। और ये क्या देता है, फॉल्स सेटिंग देता है। नहीं, ये तो पढ़ा हुआ था कल, फॉल्स सेटिंग, फॉल्स सेटिंग देता है। नहीं, तो ये फॉल्स सेटिंग हमको देता है क्योंकि ये जिप्सम का जो 2H2 है इस टेम्परेचर पे उड़ जाता है, और अगेन ये CaSO4 जब इसमें वाटर डाला जाता है तो ये अपना वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसको दोबारा ऑब्जर्व कर लेता है और हार्डन हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, फॉल्स सेटिंग बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये टोटल प्रोसेस है हमारा जो बताता है ड्राई प्रोसेस की सीमेंट कैसे बनाया जाता है। ठीक, अच्छा, सीमेंट कैसा बनता है, ड्राई प्रोसेस समझ में आ गया। अब थोड़ा वेट प्रोसेस भी समझ लेते हैं। ठीक, वेट प्रोसेस को समझ लेते हैं, ये आसान है, इसको समझ लेते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है बाबू, एक ही चीज इसमें अंतर होता है। जैसे यहाँ वाटर मिक्स किया जाता है, वाटर क्या किया जाता है, मिक्स कर दिया गया। नहीं, वाटर मिक्स कर दिया गया। सबसे पहले तो कैल्सीरियस कंपाउंड को क्रश किया गया, ये तो प्रोसेस सेम है। और यहाँ पे वॉश मिल में यहाँ पे क्रश किया जाता है, आर्सिलियस कंपाउंड को वॉश मिल में किया जाता है। फिर स्टोरेज बेसिन में डाला जाता है, स्टोरेज बेसिन से निकाल के इसको फिर से यहाँ पे, क्योंकि ये वेट हो गया है, ये तो वेट है, इसके साथ ये भी वेट हो गया। नहीं, यहाँ पे आप वाटर डाल रहे हैं ना, तो ये वेट हो गया और ये भी वेट है, तो यहाँ पे वेट ग्राइंडिंग होती है। नहीं, बॉल मिल्स में कैसी ग्राइंडिंग हो रही है हमारी, वेट ग्राइंडिंग हो रही है टू मेक स्लरी, स्लरी बना दिया जाता है। इसके पहले क्या था, स्लरी नहीं बनता था, इसके पहले क्या था, मतलब एग्रीगेट थे, उसमें पानी नहीं था। लेकिन इस प्रोसेस में क्या है कि यहाँ से स्लरी आ रहा है और स्लरी आपस में मिक्स हो जा रहा है, और इसकी फाइन ग्राइंडिंग जो की जा रही है, वेट ग्राइंडिंग, वो स्लरी फॉर्म में की जा रही है। इसलिए इसको कैसा प्रोसेस बोलते हैं, वेट प्रोसेस बोलते हैं, इसको वेट प्रोसेस बोलते हैं। ठीक, फिर ब्लेंडिंग की जाती है, करेक्ट प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है, तो ब्लेंडिंग हो गया। नहीं, इंटरमिक्सिंग पहला प्रोसेस हो गया। दूसरा का फिर स्टोरेज की जरूरत पड़ गई, क्योंकि यहाँ पे जो इनपुट है, यहाँ पे आउटपुट दूसरा है, तो यहाँ बीच में इसको स्टोरेज बनाना पड़ेगा। अच्छा, करेक्ट स्लरी फीड इनटू रोटेटरी क्लीव। ठीक, फिर यहाँ पे गर्म किया जाएगा। नहीं, यहाँ पे गर्म किया जाएगा, तो यहाँ गर्म किया गया, फिर क्लिंकर्स बन गए, स्लरी कन्वर्टेड इनटू क्लिंकर्स, यहाँ क्लिंकर्स बन गए। फिर क्लिंकर्स की क्या हो जाती है, ये सेकेंड प्रोसेस हो गया, ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया, ये सेकेंड प्रोसेस हो गया, और ये थर्ड प्रोसेस हो गया, ग्राइंडिंग का प्रोसेस। तो पहला प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस ग्राइंडिंग का, और दोबारा इसको क्या किया जाता है बाबू, इस सीमेंट सोल है, ग्राइंड करके इस सोल्स को पैकेज करके फिर से प्लांट से बाहर निकाल लिया जाता है। तो ये सीमेंट बनाने का कैसा मेथड हो गया, वेट प्रोसेस हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या किया जाता है, वाटर ऐड किया जाता है। अगेंस्ट जिस टेम्परेचर पे क्लिंकिंग बनता है, वहाँ पे जिप्सम ऐड होता है 2 से 3% तक, बाहर से ऐड करते हैं। नहीं, तो ये चीज हो गया। ठीक, तो कुछ अंतर है, उसको देख लेते हैं। जैसे अंतर क्या है कि इसमें कॉस्ट ऑफ क्रशिंग, इस प्रोसेस में कॉस्ट ऑफ क्रशिंग थोड़ा कम होती है। कॉस्ट ऑफ क्रशिंग क्यों कम होती है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ क्रशिंग इसलिए कम होती है क्योंकि जब इसको पानी में भिजा दिया जाता है तो ये कैसा हो जाता है, कैसा, उतना कठोर नहीं रहता, उतनी हार्डनेस नहीं रहती, सॉफ्ट हो जाती है। तो इस वजह से क्या हो जाता है, क्रशिंग का कॉस्ट जो है वो कम पड़ जाता है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि इसको यहाँ पे गर्म किया जाता है, वो 0 से, एक तो वेट है और वेट से इसको गर्म करके आगे बढ़ाया जा रहा है, तो टेम्परेचर का कॉस्ट इसमें ज़्यादा लगता है एज कंपेयर टू ड्राई, क्योंकि इसको कहाँ से, भीजे हुए चीज को गर्म करना है और एक जो खुद गर्म है उसको गर्म करना है। मतलब जो आठ उसमें प्री हीटिंग की जा रही थी, इसमें प्री हीटिंग नहीं की जा रही है, तो इस वजह से क्या है, इसमें टेम्परेचर का कॉस्ट ज़्यादा होता है। तीसरा चीज क्या है कि ये जो सीमेंट है, इसको जो बनाया जाता है, ये सीमेंट में होमोजीनियसली ज़्यादा, होमोजीनिटी एक टर्म हो गया, नहीं, होमोजीनिटी इसमें, होमोजीनिटी इसमें क्या होती है बाबू, इसमें ज़्यादा होती है क्योंकि इसकी वेट ग्राइंडिंग किया जाता है, तो होमोजीनियस
जो ग्राइंडिंग हो जाता है एज कंपेयर टू ड्राई, क्योंकि वेट में ग्राइंडिंग ज़्यादा अच्छे से हो पाती है, इसलिए जो होता है वेट ग्राइंडिंग ज़्यादा होमोजीनियस होता है एज कंपेयर टू ड्राई। तो ये आज का लेक्चर है। आज हमने क्या क्या पढ़ा? आज हमने ये देखा, आज का टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया था वो यहाँ से किया था, इस टॉपिक से स्टार्ट किया था, यहाँ से कंपैरेटिव स्टडी करी थी हमने। देन आफ्टर ये चीज देखा था, हीट ऑफ हाइड्रेशन देखा था, हीट ऑफ हाइड्रेशन ओपीसी का कैसे निकलता है वो देखा था। फिर कितने तरह के वाटर होते हैं, कंबाइंड वाटर, जेल वाटर, कैपिलरी वाटर, ये देखा था। देन आफ्टर सीमेंट के कुछ स्टडी किया था हमने, बैग में कितना होता है, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होता है। देन आफ्टर हम लोग शिफ्ट हो गए थे कि सीमेंट को बनाया कैसे जाता है, और सीमेंट बनाने के दो तरीके, ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस, दोनों को हमने डिस्कस कर लिया। कल के लेक्चर में आगे की कहानी हम लोग देखेंगे।